हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने 6 क्लास की एससीईआरटी की जो बुक है मैथ्स की, वो मैंने स्टार्ट की है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं 6 to 8 में पढ़ाऊंगा गणित की, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का किसी कारणवश मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो काफी कमजोर है। ठीक है, लगभग सभी परीक्षाओं में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी कोई परीक्षा नहीं है और बाई चांस कोई परीक्षा की डेट आ जाती है तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि 6 to 8 कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आगे फिर कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कराने में मुझे भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्लास में हम लोगों ने 3 चैप्टर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अरेंज की थी एक बच्ची से। तो फिर यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ये कक्षा 6 की बुक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम लेवल, मतलब इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी है। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए इसमें काफी मैटर मिल जाएगा जिन लोगों की मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट, मैं कल एक ही वीडियो में मैंने 3 को कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें करवाना चाहता हूँ, जिससे आपका समय कम लगे और चीजें ज्यादा आपकी कंप्लीट हो। अब देखिए, सांख्यिकी आज हम लोग पढ़ेंगे, और फिर है बीजगणितीय अवधारणा और बीजीय व्यंजक। कोशिश करेंगे इसमें से 2 या 3 चैप्टर आज की कम वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब देखिए, आज की वीडियो इस तरीके से होगी कि इस बुक में ही मैं आपको समझाने की इसलिए कोशिश करूंगा। पेजेस मैंने रख लिए हैं, जिससे कुछ भी समझाना हुआ तो यहाँ पर मैं सामने आपको समझा दूंगा, जिससे कम समय में ज्यादा चीजें हो जाएंगी। वैसे मुझे लिखना पड़ता है, और जिन चीजों में मुझे, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी, उसमें जहां पे भी मुझे लगेगा कि मैं पहले लिख लूं फिर आपको पढ़ाऊं, तो उसमें मैं उस तरीके से भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो, यहाँ सांख्यिकी से हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और पेन एक ले लेते हैं, कोई सा भी ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी देखिए, सांख्यिकी आंकड़े एवं उनकी विशेषता मतलब देख लेंगे सीधे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें जो छोटी से छोटी चीजें हैं, लेकिन उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए, टैली चिन्ह होते हैं, टैली चिन्ह इन लकीरों की, जैसे लिखा है केवल रोटी, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर खींची गई है। तो 12 को यहाँ पर एक एक ये खींचे गए, इनको क्या कहते हैं? इन लकीरों के चिन्हों को मिलान चिन्ह या टैली मार्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चिन्ह होता है, ये इसलिए देख लीजिए, शायद सीटेट के एग्जाम में पिछले साल या उससे पहले के जो एग्जाम है उसमें ये पूछा गया था चिन्ह, कि इसका मान कितना होता है, तो ये 5 के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से बना हो, ठीक है, तो टैली चिन्ह में ये अगर इस तरीके से बना हो तो इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है 5। 5 कोई संख्या है, 5 होगी। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछ देता है कौन सा सही है, कहीं कहीं ऐसे बना होता है तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिखा है, इन लकीरों को चिन्हों को मिलान चिन्ह या टैली मार्क कहते हैं। इस प्रकार इसको यहाँ पे देखिए, 5 और 2, 5 ऐसे 5 बार ऐसे लग के और ऐसे 4 बार ऐसे लिख के ऐसे काट दिया, और फिर 2 और है, तो ये हो गया 1 5 और 2 7। तो गिनने पर 5 और 2 7 होते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर लिखना है टैली चिन्ह में, जैसे यहाँ पर इसीलिए मैंने पेन पेन ये रखा, जैसे हमें 7 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और 4, और ये हो गया, ये इसका मतलब हो गया 5 और 2 और लिख दिए, तो ये 5 हो गया और ये हो गया 2, तो 7 इस तरीके लिख दिया। ठीक है, 11 लिखना, 13 लिखना, मान लीजिए 13 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये हो गए 5, फिर ये भी हो गए 5, और फिर 3 बार ये हो गया 13। ठीक, तो उम्मीद है टैली चिन्ह में जो साइन है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको पता ही है, लेकिन बस यही चीज, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, देखिए 16 17 21 21 22, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ। बहुत इजी है, तो इसमें कुछ बताना तो है नहीं यहाँ पर। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि बाई चांस एक ही क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको वहां पे समझने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं जीरो से स्टार्ट करने की सोचा था, जिससे एक सिस्टमैटिक चीजें चलेंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगी आगे। अब देखिए, इसके बाद जो चैप्टर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्टोग्राफ आ जाएंगे, पिक्टोग्राफ इनको भी देखेंगे, दंड आरेख भी है इसमें। तो 6 क्लास के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पे मैटर है। और जो इसके बाद मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि ज्यामिति शुरू हो जाए। ठीक है, ज्यामिति और कोण। ठीक है,
कोण, जिसमें कोण वगैरह के लिए बताया जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं काफी ज्यादा। ठीक है, ये बुक ली है जिस बच्ची से, उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ डाला है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुंच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस टाइप की चीजें, टैली, बारंबारता, इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, पिक्टोग्राफ और दंड आरेख, वो सारी चीजें देखेंगे और फिर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बारंबारता सारणी बनाना। तो किसी शहर का एक माह के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में ये इस तरीके से दिया गया है। अगर इसका बारंबारता सारणी बनानी हो, वो भी टैली चिन्ह के द्वारा, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, ये देखिए 30 दिन का दिया गया है। पहले तो इसको आरोही क्रम में रख लेंगे। ठीक है, तो 6, 8, 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 10.6, 10.4, 10.6। तो ये देखिए कैसे इन्होंने रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कटा पिटा है, जिससे लिया है क्योंकि मुझे बुक मिल नहीं रही थी। ये सरकारी होती हैं, तो या तो स्कूल से मिल पाएंगी या तो फिर कहीं से अरेंज करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद है आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 10.2 कितनी बार है? 7 बार है। 7 बार है, तो 7 बार कैसे लिखा है इन्होंने? टैली चिन्ह, इसका मतलब होता है 5 और 2 7। अब यहाँ पे देख ले 10.2 कितनी बार है, आप लोग देख सकते हैं। 10.2, ठीक, 1 बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पूरे 7 बार है, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो टैली चिन्ह बस बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको आप लोग समझ लें कि टैली चिन्ह में 5 कैसे लिखा जाता है, 6 कैसे लिख सकते हैं, 7 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर डाली है इस बच्ची ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। पिक्टोग्राफ होता क्या है? सामान्य रूप से आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्रारेख प्रदर्शन या पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इजी था इसीलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं, जैसे मैंने पिछली बार पूरी कॉपी में लिख के उस तरीके समझाया था, उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो वही चीज है। पिक्टोग्राफ के बारे में क्या होता है? अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है यहाँ पे समझिए। देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण सबसे सही है, जिससे समझाने में आसानी रहेगी। इसमें देखिए लिखा है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। आजकल आपने देखा पीईटी का जो पेपर था, उसमें पूरी सारणी बना के दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरीके की सारणी बन के नहीं जाएगी, पेपर में छपा हुआ आता है एकदम। ठीक है, तो ये तो अभी सरल है, इजी लेवल है, आगे जितना बढ़ेंगे टफ हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, पौधों के गुलाब 300 है, गेंदा 250 है, जूही के फूल जो हैं वो 100 हैं, डहेलिया 150, रजनीगंधा के 450। ठीक है, तो इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए, 300 फूल तो बना के आप दिखाओगे नहीं। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे पैमाना मान लिया गया है, एक फूल, जो ये फूल बना दिया गया इस तरीके से, या कुछ भी आप स्टार बना सकते हैं। एक स्टार बराबर 50 पौधे मान लो, 100 पौधे मान लो, लेकिन यहाँ पे 50 वाला भी आ रहे हैं, 150, 250, तो 50 मान लीजिए। तो गुलाब के कितने हैं टोटल? 300 हैं। तो एक बराबर 50 है, 300 के लिए कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे इन्होंने 6 बना दिए। इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से। अब देखिए, गेंदा के 250 है, 250 के लिए कितने होने चाहिए? एक में 50 है, तो 250 के लिए 5 होने चाहिए। ठीक, जूही के 100 है, एक एक फूल की बराबर है 50 पौधों के। ठीक है, तो 2 में हो जाएगा 100। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया पिक्टोग्राफ। सरल सरल चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए इसको जल्दी जल्दी। अब देखिए, दंड आरेख खींचना। यहाँ पे ये दंड आरेख दिया गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या दिया गया है? ये है आपका वाई अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष। अगर बाई चांस पूछ दिया जाए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, इसमें का मतलब है 100 अंक इनको मिले हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि नमिता को कितने अंक मिले हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इस तरीके से दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा नमिता को कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो नमिता को अंक मिले हैं 300, इसके सामने कितना है? 300। ठीक, या फिर क्वेश्चन बन जाता है सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं, तो सर्वाधिक अंक मिले हैं नाजिया को। नाजिया को कितने अंक मिले हैं? तो इसके सामने अगर जाएंगे तो 600 500 के बीच में, तो मतलब 550 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से ये दंड आठ मतलब दंड आरेख होता है। ठीक है, तो इजी होता है, लेकिन लोग फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। बहुत लाइटली इसको लेना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझ जाएंगे कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरीके से इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। उसी चीज को इन्होंने क्षैतिज दिशा में कर दिया है। अब तो देखिए, सीधे सीधे देख लीजिए, नाजिया को कितने? 550। ठीक है, अमर को 500 नंबर। जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाए, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में ज्यादा चीजें समझाना है यहाँ पर। ठीक।
अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया भी गया, दंड आरेख की व्याख्या। एक इकाई लंबाई बॉक्स बराबर 5 कमीजें हो गई, ठीक है। एक में बराबर कितनी हो गई? 5 कमीजें हो गई, एक इकाई, ठीक। ये हो गया 10, एक इकाई कितना माना जाएगा? ये तो 10 20 30 इन्होंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सही से नहीं समझाया, लेकिन जिस तरीके से ये लिखा है उस तरीके देखिए। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं? तो किस दिन सबसे ज्यादा, पहली बात इसको देख के ही पता चल जाएगा, जो सबसे लंबा होगा वही होगा। तो शनिवार को सबसे अधिक कमीजें बेची गई। किस दिन न्यूनतम? तो सबसे कम किस में है? मंगलवार को है। बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? बृहस्पतिवार, बृहस्पति को बेची गई हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार को बेची गई है 60, इसके सामने ये बृहस्पतिवार ये है, ठीक। तो 60 कमीजें बेची गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर पैमाना बराबर 10 शिक्षार्थी। तो यहाँ तक 10 हो गया, ये 20, ये 30, 41, 50, 60, 70, 80, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 2001 में पूछा गया, एक में कितनी होगी? 40, ठीक। इसके सामने कितना है? 40 है, ठीक। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? तो 2002 में कितनी थी? 60 थी, और एक में थी 40, तो 20 का अंतर है, घटा के देख लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से बस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो वही चीज हो गई, बस यहाँ पे क्वेश्चन बस बन गए हैं। अब मिश्रित दंड आरेख क्या होता है? इसमें एक ही में देखिए, इसमें देखिए 3 3 एक में ही दिए गए। कक्षा 6 में ये पूरा एक दिया गया है, 7 में एक दिया है, 8 में एक दिया। पहले क्या एक एक, जैसे ये देखिए इसमें एक ही एक था, इसमें मिश्रित है इसलिए 3 चीजें जैसे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। और जो लाल है ये है, इसमें थोड़ा सा छपा नहीं सही से, जो बिल्कुल प्योर रेड है ये है बालक, फिर जो ये वाइट वाइट है ये है बालिका, और ये दोनों का योग है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे देखी गई। बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है? तो कक्षा 7 ये है, और बालिकाएं वाइट से हैं, तो वाइट ये है, ठीक है। इसके सामने कितना है? 20, तो बालिकाओं की संख्या ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक। ये ग्राफ में कितनी ऊंचाई होगी? दंड की ऊंचाई कितनी है? तो 20 होगी यहाँ पर, ठीक है। किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है? तो शिक्षार्थी सबसे कम, टोटल शिक्षार्थी का मतलब योग को देखना है आपको। सबसे कम किस में है? ये कक्षा 7 में ही होंगे, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शायद ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये तो उत्तरमाला है। अब देखिए बीज गणितीय अवधारणा, इसमें चीजें आपको मिलेंगी अच्छी खासी, ठीक है। तो ज्यादा ही पढ़ लिया है इन्होंने लग रहा है, लेकिन फिर भी जो जरूरी चीजें हैं। अब इसमें देखिए कितने सरल सरल चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें जैसे तरीका ये है ना कि कई लोग बीजगणितीय जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, तो सरल से पहले आप लोग समझिए, प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, मतलब एक शिक्षार्थी को कितना देता है? 3 पेंसिल, ठीक। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो, यक्स है, तो शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देगा? ठीक। तो एक को देता है 3, और टोटल शिक्षार्थी कितने हैं? यक्स। अगर आपसे कहा जाए कि एक पेंसिल मिलती है 3 रुपए की, तो 12 कितने की मिलेंगी? 12 पेंसिल। तो ये तो आजकल सबको मालूम है, चाहे जितना वो गरीब हो, चाहे जितना कम, शायद वो अंगूठा टेक भी हो, वो भी इतना हिसाब लगा लेता है कि एक पेंसिल अगर 3 रुपए की मिलेगी तो 12 पेंसिलें मिलेंगी, गुणा कर दो, 12 3 12 से करोगे तो 36 रुपए की, ठीक। गुणा करना हुआ। तो जब एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, तो टोटल यक्स शिक्षार्थियों को कितना देंगे? 3 गुणा यक्स हो जाएगा, और 3 गुणा यक्स को 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरीके से यहां पे देखिए कुछ उदाहरण और हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, ठीक। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है कहीं, लेकिन इस टाइप से अगर आपके बेसिक कमजोर है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो एक बगीचे में कुछ पेड़, मान लीजिए यक्स पेड़ थे, ठीक। 50 पेड़ और लगा दो, 50 मतलब यक्स में 50 और जोड़ दो, ठीक। और जोड़ देने पर क्या होता है? पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। बस इन्होंने कहा था कि इसी रूप में इसको व्यक्त करना है। लेकिन अगर आपको यक्स की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकलता?
यक्स इधर ही रह जाता, 120 ये है, ये 50 है, ये बराबर के चिन्ह के उधर जाता, पक्षांतर होता तो 50 माइनस हो जाता। ठीक, यक्स बराबर हो जाता 70। मतलब बगीचे में जो कुछ पेड़ थे, तो कुछ पेड़ कितने थे, 70 पेड़ थे टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आसान तरीका है, आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए 6 और यक्स का योगफल, इसको तो कुछ बताना ही नहीं है। 6 और यक्स अगर कह दिया जाए 3 और 4 का योगफल, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। 3 + 4 7, ये तो जुड़ जाएंगे। लेकिन जब 6 और यक्स ये अलग अलग राशियां हैं, ठीक है, तो एक चर है एक अचर है। ठीक, अभी चर अचर के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इनको भी प्लस कर दीजिए, बस इनका मान इतना ही रहेगा क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकते। बस 6 + यक्स हो जाएगा। यक्स में से 7 घटाने, यक्स में से घटाया जा रहा, तो यक्स -7 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, इसका अर्थ क्या है, त्रिज्या इन्होंने r मानी है, 2 गुना, गुने का मतलब है 2 गुणे r, ऐसे लिख दीजिए, मतलब 2r हो जाएगी, व्यास 2r हो जाएगा। बस यही यहाँ पे कहने का मतलब है। अब हाँ, ये जो फॉर्मूलेज एक तरीके से लिखे हैं, इससे मुझे एक चीज याद आई, अगर आप लोग कहें तो मैं एक वीडियो में पूरे जो 6 क्लास की ये बुक है, इनके सबके फॉर्मूले लिख के और फॉर्मूले समझा दूं मैं आपको कि किस तरीके से। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको समझाए भी जा सकते हैं, जैसे जो घन घनाभ है, या फिर आयत और वर्ग है। जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, यहाँ पे लंबाई होती है, यहाँ चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर की जितनी भी, ये समझ लीजिए फर्श जो होती है, जो कमरे की जो फर्श है, तो जितनी भी फर्श होगी वो हो गया क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है। सब में यही होता है, चाहे ये त्रिभुज ले लेंगे तो त्रिभुज का परिमाप उसकी बाउंड्री हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। लेकिन सूत्र सबके अलग होते हैं। किस तरीके से आते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा विस्तृत, उससे आपको आसानी रहेगी। 6 क्लास की एक, फिर जब 7 पढ़ाएंगे तो 7 क्लास की एक और 8 क्लास की एक। ठीक, जैसा आपको लगे आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए, ये मैंने खुद लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए घातांक के क्वेश्चन सूत्र हैं। ठीक, यहाँ पे हो सकता है आपको साफ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उम्मीद है दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पेन उठा लूँ इधर, दूसरे कलर का। यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे इसका होता है a की पावर m। ठीक, घात लगी है, जैसे लिखा जाता है 2 की घात 3, तो क्या लिखोगे, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, इस तरीके से। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होगा, जब देखिए आधार बराबर है, मतलब बेस देखो दोनों का a है। ठीक, गुणा कर रहे हो और बेस दोनों का a है, तो फिर क्या होती है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यही देखिए पहला सूत्र यहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है सभी परीक्षाओं में। ठीक, दूसरा होता है a की घात m। यम का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले का एक उदाहरण भी मैं दे दूं। a की घात यम का मतलब है जैसे 4 की घात 3, ठीक, गुणे 4 की घात 2। क्या लिखोगे, तो 4 देखिए a की जगह हो गया 4, ठीक है, तो 4 तो ऐसे ही हो जाएगा, ए आ गया। और फिर यम की जगह 3 हो गया, यन की जगह 2 हो गया, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, ऐसे ज्यादा सरल रहेगा। कभी हमेशा छोटे छोटे में तोड़ लो, ज्यादा सही। 16 इधर 16 इधर, 16 16 256। ठीक, बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो आपको, हालांकि रटे होने चाहिए स्क्वायर वगैरह। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका घाते जब गुणा हो रहा हो। ठीक, और जब दूसरा फॉर्मूला है उसमें है a की पावर m भाग a की पावर n। ठीक, गुणे में क्या होता था, घाते जुड़ जाती थी। भाग में क्या होगा, देखिए बेस बराबर है तो बेस ऐसे आ जाएगा, घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कैसे, 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर 1, ऐसे अभी सरल वाला ही बता रहे हैं, तो 3 ये हो जाएगा। ठीक, और घाते क्या हो जाती है, घट जाएंगी, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 बचेगा, मतलब 3 ही रहेगा। ठीक, ये 2 फॉर्मूले आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n। ठीक है, a की पावर m, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये नहीं है कि स्क्वायर स्क्वायर करते चले जाओ, मतलब
जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वो नहीं करना आपको, 2 की घात क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना, 3 गुणे 4 मतलब 2 की घात 12। ठीक, इस तरीके से करना है। तो तीसरा भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चौथा होता है a की पावर 0 बराबर हमेशा 1 होता है। कोई भी a का मतलब कोई भी संख्या, अगर 1,00,000 की पावर 0 हो तब भी 1 ही होगा। ठीक, चाहे 10,00,000 की पावर 0 हो, 0 अगर किसी की पावर है तो मान 1 ही होगा। क्यों होगा, जैसे लिखा हो a बटा a से a की पावर 0 बराबर 1 है, तो कैसे होगा, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला नहीं, ये दूसरा वाला भाग वाला, ये जो भाग वाला मैंने बताया था कि घट जाती हैं घातें। ठीक है, तो a की पावर a बटे a, इसको क्या लिखोगे आप, ऐसे काटोगे तो a कम a, एक आंसर आ गया। लेकिन इसको अगर उसी तरीके से घातांक के रूप में सॉल्व करो तो सबके ऊपर एक घात तो होती ही ऑलरेडी। ठीक है, और जब भाग होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया यम भाग ए की पावर n, यही वाला बन गया। देखिए भाग है, यहाँ ए है और घाते दोनों भाग हो रहा है, भाग में क्या होता है, घाते घट जाती हैं, तो a की पावर 0 बचा। ठीक है, सॉल्व करने में कितना 1 आ रहा था, तो a की पावर 0 बराबर हमेशा 1 ही आएगा। चाहे 10,00,000 की पावर 0, 0 किसी की पावर होगी तो मान 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। बस ये 4 फॉर्मूले थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे है काम वाली चीजें। ये लिखा है निम्नलिखित घातांकी रूप में लिखिए। घातांकी रूप में इसको c गुणे c गुणे c 5 बार तक लिखना है, c गुणा c गुणा c गुणा c गुणा c। तो यहाँ पर देखिए घातें, वो बेस बराबर है, घात सब पर 1 1 है। ठीक, तो क्या होगा, सारी जुड़ जाएंगी, 5 हो जाएगा। सीधे जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, सीधे भी लिख सकते हो। ठीक, ये उसी फॉर्मूले से होता है, कुछ लोग सीधे लिख देते हैं लेकिन ये सोचते नहीं ये किस फॉर्मूले से आया। ठीक है, तो c की पावर 5 हो गया। अब इसको अगर लिखना हो 5 गुणे, जैसे 5 गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, तो क्या करना, 5 को अलग कर लीजिए, गुणे में a की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, a की पावर 4, या फिर लिख सकते हो 5 a की पावर 4, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे इसी तरीके से यहाँ पर एक है a गुणा a गुणा a गुणा a, कितनी बार है, n बार है। ठीक है, 5 बार था तो 5 पावर हो गई, n बार है तो a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार है, जैसे ये देखिए 5 बार था, c की पावर c 5 बार गुणे में हो रहा था तो ये 5 पावर आ गई, n है तो n पावर में आ जाएगा। ठीक, अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही एक और देख लीजिए, a गुणे यस गुणे t गुणे t, तो a और यस तो अलग ऐसे ही रख दीजिए, और t 2 बार है तो t कितना, 2 पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a यस t स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो ये पेपर को हटा देते हैं हम। अब देखिए, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर, तथा जिनका मान नहीं बदलता है वे अचर कहलाती हैं। अब चर क्या होता है, लिखा है जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर होते। चर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी मान लीजिए, जैसे a है, गणित में हम लोग a मानते हैं, तो a का मान कभी हम 4 मान लेते हैं, कहीं पे a का मान 3 मान लेते हैं, कहीं a का मान 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चर क्या होते हैं, चर जिनका मान नहीं बदलता है। ठीक, सॉरी, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर होते हैं। तो चर क्या है, अब a क्या है, चर, ए बी सी डी, ये जो बीजीय व्यंजक है ये सारे क्या हो गए, ये हो गए चर। अचर राशियां क्या है, जैसे 2 है, 2 को कभी 3 थोड़ी ना लिख सकते हो, इसको 3 थोड़ी ना पढ़ सकते हो, ये हमेशा 2 ही रहेगा। 3 है, ये हमेशा 3 ही रहेगा। 5 है, ये 5 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाई जेड ए बी सी डी इनके मान बदले जा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर ये चीज समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आर डी, आर और डी क्या है, चर है तथा 2 अचर है। इसी प्रकार तालिका 2 में टी और यस चर है और 40 अचर है। ठीक, जैसे यक्स क्या है, अचर राशि है। ठीक है, तो असत्य है, क्योंकि यक्स क्या है, चर है, इसका मान बदल सकता है, यक्स का कुछ भी मान रख लीजिए। 5 एक अचर राशि है तो ये सत्य है। ठीक है, ये लड़की के है, उसने सन ने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 5 एक अचर राशि है। ठीक है, 5 अचर है क्योंकि ये इसका मान कभी नहीं बदलेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ज्ञात कीजिए
10 में से x घटाने पर, अब 10 में से वही चीज है, 10 में से 5 घटाना हो तो 5 ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक, 10 - 5, और 10 में से x घटाना हो तो 10 - x लिख दोगे, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक, 2x और 3y को जोड़ने पर, तो 2x जोड़ना है ना, 3y हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए मान ज्ञात कीजिए, मान ये वाला जैसे ले लेते हैं, a + b - 14, a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू है 9 -14। ठीक, पहले प्लस जोड़ा जाता है, बॉडमास का नियम हम लोगों ने कल देखा था, कल की वीडियो में। तो 9 5 14 हो गया, -14, तो 14 में से 14 गए, 0 बचे, बस इसका मान 0 आ गया। इसी तरीके से बस मान रखना है, a × b, तो a का मान है 5, b का मान है 9, तो 9 × 5 = 45 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस मेरा उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चीजें आपको समझा दी जाए। तो ये चैप्टर देखिए यहाँ पे। अब इसमें एक चीज है कि बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मोहम्मद इब्न अल खोवारिज्मो द्वारा लिखित एक पुस्तक अलजिबार वाल अल मुगाबाला के शीर्षक से लिया गया है। अलजेब्रा जो शब्द है वो इससे लिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बीजीय व्यंजक अब देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग आधा घंटे की वीडियो हो गई है, तो इसमें सिर्फ यही एक चैप्टर, 2 चैप्टर हो गए शायद, हाँ 2 चैप्टर हो गए, तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, और इसमें अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, व्यंजकों की डिग्री, एक पदी, द्विपद, त्रिपदी व्यंजक, जो लोग जूनियर टीचर वैकेंसी में टारगेट कर रहे थे कि सर पढ़ाया हुआ नहीं फंसा, वो देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, यही सेम टू सेम यही सिलेबस था। ठीक है, और कभी पेपर जूनियर का कभी हुआ नहीं था, तो सबने लगभग इसी लेवल में पढ़ाया, इसीलिए किसी का भी नहीं फंसा, क्योंकि सिलेबस आउट, जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पदों के हिसाब से त्रिपदी व्यंजक ये सब चीजें आएंगी, और अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आए। ठीक, इसके आधारित 2a+1 सेमी, इस तरीके से जो लोग कमजोर हैं उन लोगों के लिए ये काफी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं भी जो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि ज्यामिति जल्दी स्टार्ट हो जाए, कोण और ज्यामिति ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाए, जिससे कि थोड़ा सा पढ़ाने में भी मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। अभी तो बहुत नॉर्मल चीजें चल रही हैं, लेकिन वही चीज है, मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मैथ आती है। ठीक है, तो ये संपूर्ण कोण, रिज कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ये सारी चीज, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो, बस आप लोगों से ना तो कमेंट के लिए, सॉरी, ना तो आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं कहता हूं, ना तो लाइक के लिए कहता हूं, ना किसी चीज के लिए भी नहीं कहता हूं। बस आप लोग कमेंट इसलिए किया करिए कि अगर हाँ कुछ गलत लग रहा हो उसके लिए भी कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये शिक्षण पद्धति गड़बड़ है, दूसरी तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों को लगे वैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। बस इतना आप लोग कर दिया करिए, मुश्किल से 2-5 सेकंड आपको लगेंगे एक कमेंट लिखने में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।